So hello everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World, and you're talking to Roshni Tripathi. You're not talking but you're listening to Roshni Tripathi. So before we go ahead, I'll just let you know simple things that in this subject, which is secretarial audit compliance management and due diligence, in this subject which is we call it TD due diligence, और बहुत लोग SSCMD भी बोलते हैं. सो SSCMD में अगर अपने को पार्टीशन देखना है कि कैसे, तो जो कंप्लायंस मैनेजमेंट है ये 7 चैप्टर्स वो आएगी. 7 नहीं आएगी, वेट होल्ड ऑन, हाँ 7 ही है. 7 है 40 मार्क्स के लिए, और रेस्ट 8 से लेके 20 विच इज़ काइंड ऑफ लाइक 12 और 13 चैप्टर्स, ये है अपने को बेटा 60 मार्क्स के लिए. सो डिड वी अंडरस्टैंड कि 7 चैप्टर्स अपने को आएगा 40 मार्क के लिए, ओके, और द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आएगा कितने मार्क के लिए, 60 मार्क्स के लिए, ठीक है. फिर तो राइट नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में अब हमको क्या क्या करना है, विल सी दैट, होल्ड ऑन. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि चैप्टर 1 में अपने को क्या क्या पढ़ना है. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क. उसमें प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट कैसे होगा, कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट क्या होगा, कि कंप्लायंस चार्ट क्या है एग्जैक्टली, CS का रोल क्या है इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन. उसके ये बेसिकली जो CS का काम है ना इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, तो वो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं वो बताया. फिर है पीरियोडिकल कंप्लायंस MIS. फिर है कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन क्या है, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कंप्लायंस ऑडिट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ CCM क्या है विच इज़ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, देन अपेरेंट एडिक्वेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस क्या क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस CMS क्या क्या है, CS का क्या रोल है इन कंप्लायंस मैनेजमेंट. फिर है असर्टेनिंग कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फिर है रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ कंपनी में इंक्लूड द फॉलोइंग रिस्क विच इज़ जो भी उसमें दिया होगा. तो बेसिकली मेरा तरीका है पढ़ाने का ऐसा कि आपको ना आंसर से ज़्यादा पहले तो ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ विच इज़ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो उसमें मुझे एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है. डोंट स्टडी दिस जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गो थ्रू विद द सिलेबस. स्टडी दिस की नॉलेज भी पता होनी चाहिए ना कि भाई अगर ये बोल रहा है ना कि CS का रोल क्या है कंप्लायंस इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट में, सो थिंक अबाउट इट कि भाई मैं आधे महीने में, 6 महीने में, 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट वन, बट लाइक 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में मैं CS बनने वाला हूँ. तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को पढ़ने का तरीका क्या है. तो मेरा पढ़ने का सबसे पहला तरीका ये है कि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इंडेक्स में दिखूंगी कि भाई चैप्टर 1 में खुलने जा रही हूँ, चैप्टर 1 में क्या क्या है. इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पढ़ के समझ में ही नहीं आएगा, जैसे कि रिस्क प्रोफाइलिंग का कंपनी में इंक्लूड द फॉलोइंग, कि एक ऐसा क्वेश्चन है, बट जितने बार आप इसको देखोगे ना एग्जाम में आपके लिए उतना अच्छा होगा. सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम वेर एज आई वॉज नॉट वेस्टिंग योर टाइम, बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. वी आर स्टडिंग द चैप्टर विच इज़ कंप्लायंस फ्रेमवर्क. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है. और सबसे पहले कंप्लायंस फ्रेमवर्क से पहले मुझे बता दो कंप्लायंस क्या है. कंप्लायंस करने बोलूँगी तो बोलोगे आप लोग कि कंप्लाई करना, बट कंप्लाई करना इज़ वन थिंग एंड कंप्लायंस का अगर आपको पूछा जाएगा एग्जैक्टली, सो दैट्स अनदर थिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कंप्लायंस इज, ओके. सो बेसिकली कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि कंप्लाई का मतलब ही ये होता है कि जो भी एप्लीकेबल लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको आप कंप्लाई करो. तो बेसिकली कंप्लायंस मतलब क्या, कि कुछ स्टैटिस्टिकल रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, उनको हमको कंप्लाई करना है. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ कंप्लायंस. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि कंप्लायंस क्या होता है, कि एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन जो भी है उसको कंप्लाई करना. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ कंप्लायंस. फेयर इनफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. क्या बोल रहा है देखना, कि जो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, कि जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बेसिकली कंपनी को कंप्लाई करना है, वो जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाती है कोई भी कंपनी, सो कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशन को. एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक डिसीजन होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि सबसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो बनती है, तो सबसे इंटीग्रल पार्ट जो होता है बेसिकली ये होना चाहिए कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. दैट इज़ व्हाट द लाइन सेज, मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट. फिर बोला है देखना यहाँ पे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए CMS. व्हाट इज CMS? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम as a supporting system of a risk management system. So basically we have all studied कि risk management के चैप्टर में in JRMC
कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक हेल्पिंग हैंड होता है कौन? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दैट इज व्हाट इट सेज दैट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसको ही मस्ट एस्टैब्लिश CMS एज अ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ RMS। सो वी अंडरस्टूड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एस्टैब्लिश करना है क्या बेटा? CMS एज अ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ RMS, ठीक है। फिर बोला है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें बेटा जी? CMS में, ठीक है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो लोग क्या करेंगे? तो पीरियोडिकल जो इंटरवल्स होते हैं उसमें वो लोग रिव्यू देंगे कि कितना इफेक्टिव है CMS। तो उससे क्या होगा? इंश्योर होगा दैट कि जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो हम, ऐसा नहीं है कि जो अमेंडेड नहीं है हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं, हमको अमेंडेड, अपडेटेड और जो रेलेवेंट है मॉडिफिकेशन या चेंजेस के साथ हमको उसको भी कंप्लाई करना है। दैट इज़ व्हाट इट सेज। फिर बोला है कि जो CMS है ना, तो CMS मैनेज करता है एंटायर कंप्लायंस प्रोसेस को। सो इट इंक्लूड्स द कंप्लायंस प्रोग्राम। बेसिकली देखना क्या बोला कि जो CMS है ना वो मैनेज करता है एंटायर कंप्लायंस प्रोसेस को। तो जो पूरा का पूरा कंप्लायंस प्रोसेस होता है उसको कौन मैनेज करता है? तो CMS मैनेज करता है, विच इज़ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरे के पूरे कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करता है। और इट इंक्लूड्स द कंप्लायंस प्रोग्राम। तो बेसिकली अब बोला कि कंप्लायंस प्रोग्राम क्या होता है? तो बेसिकली जो पॉलिसीज होती है, जो प्रोसीजर होता है कि कैसे करना है, जैसे इंश्योरेंस पे कोई मतलब इंश्योरेंस नहीं, लेट्स से इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन पे कोई पॉलिसी बना दी है, तो वो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं उनको ही हम कंप्लायंस प्रोग्राम बोलते हैं। सो बेसिकली जो CMS है ना वो पूरा का पूरा कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करता है। और ऑल्सो CMS में इंक्लूड होता है कंप्लायंस प्रोग्राम्स। कंप्लायंस प्रोग्राम का क्या मतलब बताया मैंने? जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो, ठीक है। फिर कंप्लायंस प्रोग्राम इंक्लूड होता है रिपोर्टिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, या फिर कंप्लायंस ऑडिट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। फिर बोला है कि जो CMS है ना इन्वॉल्व फुल प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर तो बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन में हम देखें तो हमको CMS के बारे में बताया कि CMS में ये है वो है, कि CMS में इन्वॉल्व करता है फुल प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली CMS के बारे में बताई गई है। इंट्रोडक्शन को अगर मैं एक बार रीकैप दे दूँ ना, अगर आपको याद रखना है, तो उसमें क्या बोला है कि जो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है उनको कंप्लाई करना। अब ये बोला है कि जो कंप्लायंस है विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना रहे हो पहले इसको ध्यान में ले लेना। फिर बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए CMS एज अ सपोर्टिंग टूल ऑफ RMS, ठीक है। फिर बोला कि CMS में ना सीनियर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग पीरियोडिकल रिव्यू देते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, कौन? CMS, ठीक है। फिर बोला कि और ये भी इंश्योर करता है वो कि जो लॉज एंड एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है वो अपडेटेड हो, विथ मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो भी है उस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर बोला है कि CMS जो है ना वो एंटायर क्या करता है? एंटायर कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करता है। इट इंक्लूड्स द कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कंप्लायंस ऑडिट एक्सेट्रा। फिर बोला है कि CMS जो है ना वो इन्वॉल्व करता है फुल प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर बोला है कि कंप्लायंस कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क क्या होता है? सो सॉरी माय बैड, सो दैट इज कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? CCF क्या होता है? तो दैट इज CAS। अब इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से, क्योंकि SSCMD में बहुत थियोरेटिकल चीज़ें हैं। तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, पहली बार तो एक बार अच्छे से पढ़ के ले लो चीज़ें। जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, रिवाइज तो दूर की बात है, एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ने से वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो जितना शॉर्टकट भी आप बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको रिवाइज करना ताकि वो याद रहे। फिर हम पढ़ रहे कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है बेटा। तो CCF का CS आएगा। अब CS समझना बहुत ईजी है, देखना क्या है। CCF जो है ना कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उसमें आ गया CS में क्या है? पहली बात तो सारे कंप्लायंस है, ठीक है, सारे कंप्लायंस है। तो कंप्लायंस को तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। कंप्लायंस CS क्या लिया है? कंप्लायंस चार्ट, एडवाइजरी एंड स्कोर कार्ड, ठीक है। चार्ट, एडवाइजरी एंड स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ पे साइड में कंप्लायंस लिख देती हूँ कि ये कंप्लायंस के अंदर आता है,
तो कंप्लायंस फिर सीएस। तो चार्ट में क्या हो गया और एडवाइजरी में क्या है, स्कोर कार्ड में क्या है। तो पहले चार्ट देख लेते हैं कि कंप्लायंस चार्ट बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली देखना है यहाँ पे कि कंप्लायंस चार्ट में क्या होता है ना बेटा, जो एप्लीकेबल लॉज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो सारा का सारा मेंशन होता है कि एक ओवरव्यू होता है एप्लीकेबल लॉज का रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। फिर जो कंप्लायंस चार्ट है ना वो आपको एक्सप्लेन करता है कि कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ जो है आर हाउ दे आर एम्बेडेड और इंश्योर्ड इन द बिजनेस, कि बिजनेस में जो कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ है उसको आपने कैसे इंश्योर किया है कि वो बिजनेस में हो रहा है। तो ये सारा कंप्लायंस चार्ट बना कि कैसे आप करोगे, मतलब आप समझ रहे हो क्या। कंप्लायंस चार्ट मतलब एक टू डू लिस्ट हो गया, एक टू डू लिस्ट हो गया कि ये चीज़ें पर्टिकुलर लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कंप्लायंस चार्ट के जरिए कि हाउ कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर इंश्योर्ड इन द बिजनेस। ये बताता है कौन, कंप्लायंस चार्ट की जितना अच्छा आपका कंप्लायंस चार्ट होगा ना उतना अच्छा आप रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज को कवर कर पाओगे। फिर है हेल्प करता है बिजनेस को इन मीटिंग कंप्लायंस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, कि जो बिजनेस का कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स दी स्टेक होल्डर उसको मीट करने में बिजनेस की हेल्प करता है। फिर बोला कि कंप्लायंस चार्ट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है की एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस कैलेंडर विच इज टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस टू मैनेज कंप्लायंसेस। क्या बोला मैंने, सुनना कि जो कंप्लायंस चार्ट होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है की एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस कैलेंडर। क्या बोला मैंने, सुनना बेटा जी, कि कंप्लायंस चार्ट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि कौन से की एक्टिविटीज़ है और कंप्लायंस कैलेंडर की जो मेन एक्टिविटी है, जो ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी है उसको प्री डेट ले लिया, कोई चीज़ पोस्टपोन हो सकती है उसको पोस्टपोन कर दिया कैलेंडर वाइज। तो की एक्टिविटीज़ कौन सी है उसके हिसाब से उसको कैलेंडराइज कर दिया कि ये पहली चीज़ें फॉलो करो आप बिजनेस को टू मैनेज व्हाट कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। ये क्या हुआ, एक कंप्लायंस चार्ट हो गया। फिर है कंप्लायंस एडवाइजरी। नाउ व्हाट इज कंप्लायंस एडवाइजरी बेटा जी। सो बेसिकली मेंशन कंप्लायंस एडवाइजरी कुछ नहीं, तो उसमें कंप्लायंस एडवाइजरी इज नथिंग बट मेंशन ऑफ एडवाइस ऑन कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज। एक इट्स नथिंग बट आप लिख सकते हो सेम चीज़ बाकी, बट मेंशन ऑफ एडवाइस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। कंप्लायंस स्कोर कार्ड क्या होता है कि आपने जो जो चीज़ें कंप्लाई की है तो आपको रेटिंग मिलती है, वो दैट इज नथिंग बट कंप्लायंस स्कोर कार्ड। जैसे अपना रिजल्ट हो गया स्कोर कार्ड बोलते हैं उसको, वैसे ही कंप्लायंस को आपने कितने अच्छे से कंप्लाई किया है और कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव आ रहे हैं आपके, वो है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेनिफिट ऑफ वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो अभी देखना यहाँ पर देखना कि मैंने इसको शॉर्टकट कैसे किया है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं बेटा जी, हम देख रहे हैं बेनिफिट्स क्या है वेल डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क के। क्या बताया मैंने, बेनिफिट्स क्या है अगर आपका जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा वो वेल डिजाइंड होगा ना, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो बोला है, ठीक है। तो वेल डिज़ाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या बोला है कि बेसिकली इसमें सारे कंप्लायंस के 5 पॉइंट आ रहे हैं विच इज़ डीपी डाटा, और उसके बाद Q&A है विच इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर अब देखना कि कंप्लायंस में क्या क्या आ रहा है, वो डीपी डाटा क्या है। तो देखना यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो बोर हो जाओगे। कंप्लायंस डैशबोर्ड, कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, देन कंप्लायंस ऑडिट, देन कंप्लायंस ट्रेनिंग, कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। तो इससे अच्छा हम कैसे इसको पढ़ेंगे कि कंप्लायंस जो हो गया वो कैसे आ गया। कंप्लायंस जो है वो एक कॉमन ले लिया हमने, डीपी डाटा पढ़ना है। अब डीपी डाटा क्या है वो देखना कि कंप्लायंस डैशबोर्ड, देन पी से आ गया पॉलिसी एंड प्रोसीजर, देन टी से आ गया ट्रेनिंग, ए से आ गया ऑडिट, और दूसरे टी ए से आ गया टास्क मैनेजमेंट। क्या बताया मैंने, डीपी डाटा से क्या आ गया, डैशबोर्ड, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, ऑडिट, टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। फिर Q&A से क्या आ गया, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो दिस इज हाउ द शॉर्टकट इज कंप्लायंस डीपी डाटा Q&A। फिर अब देखते हैं कि ये जो डीपी डाटा है और Q&A है ये है क्या, वो देखता है। तो कंप्लायंस डैशबोर्ड ये बोलता है कि कंप्लायंस बेसिकली जो कंप्लायंस प्रोग्राम होता है ना दैट मस्ट कंप्लायंस प्रोग्राम हमने पहले ही देखा था क्या है, अब बोलना मत कि नहीं बताया। कंप्लायंस प्रोग्राम मतलब होता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स कंप्लायंस प्रोग्राम के अंदर। तो जो कंप्लायंस प्रोग्राम होता है ना दैट मस्ट प्रोवाइड अ सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड। अब सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, कि पूरी की पूरी एंटरप्राइज एक डैशबोर्ड से जो भी बेसिकली जो भी सारे यूजर्स हैं ना उस पर्टिकुलर कंपनी के, एक ही पर्टिकुलर एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड के थ्रू कंप्लायंस इवेंट क्या क्या है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली एक इजीली व्यूड स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगा ना कि सारे के सारे जो भी यूजर्स हैं इजीली एक ही जगह पे जो भी कंप्लायंस इवेंट है सारे के सारे देख लेंगे, ताकि किसी को मिस कन्फ्यूजन नहीं हो रही है
कि ये तो इसने तो ये बोला था या इस मेल में ये आया था। सारे एक सिंगल एंटरप्राइज़ वाइड डैशबोर्ड है, उसके थ्रू आप सारे के सारे कंप्लायंस इवेंट है और सारे के सारे यूज़र्स जो है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं, ईज़िली व्यूड हो जाएगा उसकी वजह से। फिर बोला है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो इंटरनल ऑडिटर है और जो कंप्लायंस ऑफिसर है, बेसिकली दे कैन मेक डिसीजंस अप्रोप्रिएटली ऑन द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जब कंप्लायंस इवेंट्स है तो बाजू में एक कॉलम होगा कंप्लायंस स्टेटस, तो उसमें वो लोग डिसीजन मेकिंग जो भी होगा उनका वो डाल देंगे। फिर है कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज दैट वन, लुक एट मी। फिर कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर में क्या है देखना कि सो बेसिकली व्हाट डज़ इट से कि कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है ना वो एक वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इंश्योर करता है बेसिकली कि बेसिकली देखना क्या बोला है कि जो वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना वो एक फॉर्म करता है द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल्स ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो बेसिकली जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर आप फ्रेम करते हो, आप अगर आप वेल डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फ्रेम कर रहे हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेल डिज़ाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसीलिए बोला है कि अगर वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो बेसिकली वो फॉर्म करता है द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन एन एंटरप्राइज। तो बेसिकली अब बोलने की कोशिश ये हो रही है कि इंश्योर करना कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो इन कन्फर्मिटी विद एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है, कि आपने जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाई है वो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस लॉज के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट हुआ, आपने उसके हिसाब से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को मॉडिफाई नहीं किया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो कन्फर्मिटी होनी चाहिए विद ever changing rules and regulation. That's a critical requirement of course, and the creation, review and approval and release process of the policy documents and standard operating जो procedures होता है, that should be driven by tools that provide co document management functionality, कि उसको review आप जो जिस basis पे कर रहे हो या फिर आप उसको क्रिएट जिस बेसिस पे कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, रिलीज कर रहे हो जिस बेसिस पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, तो दैट शुड बी ड्रिवन बाय टूल्स दैट प्रोवाइड को डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी। फिर कहा है एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ व्हाट इज दैट कि बेसिकली अ वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट सोल्यूशन जो होता है दैट ऑफर कैपेबिलिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूसली स्टे इन सिंक विद द चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। कि जो बेसिकली वेल डिज़ाइन सीएमएस है ना वो दैट मस्ट कंटिन्यूसली स्टे इन सिंक विद चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन में यही बोला है कि जो वेल डिज़ाइन सीएमएस है, हम क्या पढ़े बेटा, बेनिफिट्स ऑफ वेल डिज़ाइन सीएमएस। तो जो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जो वेल डिज़ाइन सीएमएस है वो ना एक बेसिकली कैपेबिलिटी होता है कंपनी के लिए टू कंटिन्यूसली स्टे इन सिंक विद द चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, जो वेरियस डिपार्टमेंट है, दैट शुड बी नोटिफाइड प्रोएक्टिवली थ्रू ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशंस। फिर ये जो होता है इट बिकम्स एन एरर प्रोन टास्क टू ट्रैक ऑल लोकल स्टेट एंड सेंट्रल रेगुलेशंस। देन it also offers up to date regulatory alerts across the enterprises. I don't think so this is self explanatory point, I don't think so I need to go in detail with that. फिर है कंप्लायंस ऑडिट। तो ऑडिट हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ एंटरप्राइज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, वेंडर ऑडिट्स must be facilitated through a real-time system. Audits are no more an annual activity, and corporations offers appropriate audit capabilities. Appropriate evidence of internal audit becomes critical in defending compliance to regulations. What does it say? सो बेसिकली फर्स्ट वी डिड अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है ऑडिट जो है वो एक इट हैज़ बिकम लाइक पार्ट ऑफ एंटरप्राइज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल ऑडिट सिस्टम। अगेन इट मस्ट बी फैसिलिटेटेड थ्रू अ रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, फिर ये लाइन समझने की कोशिश करना कि बेसिकली जो इंटरनल ऑडिट है ना, अगर उसमें अप्रोप्रिएट एविडेंस है आपके पास इंटरनल ऑडिट का, सो कि इंटरनल ऑडिट आपने की है तो कुछ चीज़ें कंपनी ने की होगी, कुछ चीज़ें नहीं की होगी, तो वो एक एविडेंस बन जाता है। अगर आपको ये डिफेंड करना है कि ये कंप्लायंस तो मैंने किया था एज़ पर द रेगुलेशन, मैंने कंप्लायंस को फॉलो किया है, तो जो इंटरनल ऑडिट की है ना आपने, उसमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव्स आए उसके थ्रू आप डिफेंड कर सकते हो। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट। देखना आप, तो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या बोला है देखना कि जो वेल डिज़ाइन कॉर्पोरेट्स है ना, जो वेल डिज़ाइन कॉर्पोरेट्स नहीं बेटा, वेल डिज़ाइन सीएमएस जो है ना,
तो उन्होंने ये कहा है कि हम बेनिफिट्स ऑफ वेल डिज़ाइन सीएमएस पढ़ रहे हैं, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेनिफिट्स ऑफ वेल डिज़ाइन सीएमएस ने ये बोला है कि क्वालिटी, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो क्वालिटी इनिशिएटिव्स ले रही है जो इंडस्ट्री मैंडेट्स होते हैं, जैसे कि सिग्मा, सिक्स सिग्मा जो है, या फिर ISO 9000 जो है। फिर बोला है कि जो वेल डिज़ाइन सीएमएस है वो इनकॉर्पोरेट करता है बेसिकली एंड सपोर्ट करता है ऑनगोइंग क्वालिटी इनिशिएटिव्स को। तो बेसिकली ये क्वालिटी चेक्स वगैरह हम क्यों करते हैं, प्रोडक्शन, ये बहुत लंबी चर्चा है बेसिकली देखा जाए तो। क्वालिटी इनिशिएटिव आप लेते हो प्रोडक्शन को सुधारने के लिए, कॉस्ट को सुधारने के लिए, आपका जो क्वालिटी है मैनेजमेंट, आपका रिटर्न नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी रिटर्न आएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डूब जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर देखना, फिर है कंप्लायंस ट्रेनिंग में क्या बोला है, दैट मोस्ट कंप्लायंस प्रोग्राम्स ऑफन रिक्वायर एविडेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। Okay. Sometimes lack of knowledge and incomplete procedure lead to fines and penalties to the director and officer of the company. So the compliance office has to work closely with the legal team of organization to facilitate employee training. Well-designed compliance program requires a well-integrated approach to training management. तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी कंप्लायंस प्रोग्राम आती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बोलते हैं ना कंपलसरी होता है, जैसे कि ECS हो गया, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कंपलसरी होता है फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो पर्टिकुलर टीम है उसको संभालने वाली आपको ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो मोस्ट कंप्लायंस प्रोग्राम जो है बेसिकली उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी टाइम लैक ऑफ नॉलेज है एंड इन कंपनीज लीड टू फाइन्स एंड, मतलब अगर आप नहीं दे रहे हो ना ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को तो डायरेक्टर्स को पेनल्टीज़ भी लग सकती है। यही चीज़ें उसमें, और तो कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट क्या है देखना। The company must create plan to manage and report status of all compliance related activities from a centralized database. Automated updates from the various compliance modules should provide for up-to-date status reporting that could be viewed by the board. Compliance officer must entity and compliance coordinators, quality officers and others are as designated. Accordingly, for creating a compliance management framework, an organization need to perform activities relating to the compliance identification, compliance ownership, compliance awareness, compliance reporting, and periodical compliance MIS. These activities are covered in various parts of this chapter. However, the compliance framework summary form consists of the following. अब देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, मतलब जो बेसिकली टास्क आपको दिया जा रहा है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे कंप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को। तो जो टास्क मैनेजमेंट है वो उसका कंप्लायंस कैसे हो रहा है, और वेल डिज़ाइन सीएमएस जो है उसके आने पे कंप्लायंस जो होता है टास्क मैनेजमेंट का वो किस तरह अच्छे से हो रहा है, ये क्वेश्चन है। So the company must create plan to manage and report status of all compliance related activities from a centralized database. Didn't we talk about कि एक central database होगा जिसपे सारे ट्रैक कर सकते हैं सारे यूजर्स, किसको बेटा जी, किसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको जो इवेंट्स है फ्यूचर में आने वाले उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि जो कंपनी है ना वो बेसिकली क्रिएट करेगा प्लान कि मैनेज कैसे करना है एंड रिपोर्ट स्टेटस ऑफ ऑल कंप्लायंस इवेंट्स जो भी है रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। ये तो हमको समझ में आया। फिर ऑटोमेटेड अपडेट्स भी होने चाहिए, और जो ऑटोमेटेड अपडेट्स है वो अप टू डेट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना उठा के दे रहे हो। फिर बोला है कि अकॉर्डिंगली फॉर क्रिएटिंग अ कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन। देखना क्या बोला है, फॉर क्रिएटिंग अ कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि अगर आपको CMS बनाना है बेसिकली CMF कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस ओनरशिप, compliance awareness, compliance reporting, periodical compliance MIS. These activities are covered in various parts of the chapter. However, the compliance framework in summary form consists of the following. ये वाला है identification, compliance, preparation of compliance, assessment of historical compliance status, assessment of compliances, and compliance action reporting. This is nothing but the process for setting up the compliance framework CMF.
तो ये वाला तो अब हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है आज का ख़त्म कर रहे हैं। और आई होप यू रियली लाइक इट। इफ़ यू रियली लाइक इट एंड इफ़ यू learned something from this video, please like it, subscribe it and share it to the most possible people. Also, I'll keep posting the videos. I'll see the views. If the views are more than 100 or 200, like more than up to between the category 150 to 200, I'll surely make the second part of this, or I'll cover the whole chapter then. All right, have a good day. Take care of yourself. Bye for now.